10 साल से देख ही रहे हैं लगातार, और देख रहा है कैसे कैसे सपने देख रहे हैं। तो सपने देखने वाला दूसरे की हकीकत को भी सपना ही समझता है। राहुल जी पहली बात तो जो सपने की बात कर रहे हैं वो सपना नहीं, वो लगातार पब्लिक के बीच सड़क पर हैं, वो सड़क पे काम करते हैं। ईवीएम पे जनता का विश्वास नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ईवीएम को हटा देना चाहिए। अगर इनमें दम है तो ये ईवीएम हटाएं, उसके बाद चुनाव लड़ने की बात। कांग्रेस जीती थी, जब चुनाव जीती थी 2009 में तो इसी ईवीएम पर जीती थी, 2004 में इसी ईवीएम पर जीती थी, 2012 में समाजवादी पार्टी इसी ईवीएम पर जीती थी, तब ईवीएम थी। कि अभी 68,000 पुलिस की वैकेंसी निकली थी, उसमें 50 लाख फार्म भरे गए हैं। बेरोजगारी देखिए आप कहाँ पहुँच गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कितने लोगों को नौकरी दी है। पेपर लीक करने वालों की दीवारें गिराई जा चुकी हैं और उनको जेल भेजने का काम किया जा चुका है। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। हम अपनी चुनावी पड़ताल लेकर पहुंच चुके हैं पीलीभीत, जहां पर राजनीतिक लिहाज से बात करें तो करीब 17 लाख वोटर्स हैं। इसमें भी कई जगह पर मुस्लिम वोटर्स जो होते हैं वो फैक्टर्स बन जाते हैं। इसके अलावा इस सीट की बात करें तो ये भी जैसे अमेठी और रायबरेली कहा जाता है कि गांधियों का गढ़ है, इस सीट को भी आप गांधियों का गढ़ कह सकते हैं। मगर ये गांधी दरअसल कांग्रेस वाले नहीं, भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। यानी कि एक तरफ मेनका गांधी और दूसरी तरफ उनके बेटे वरुण गांधी, जो मौजूदा वक्त में यहाँ से सांसद भी हैं। अब लगातार तो मेनका गांधी और वरुण गांधी सांसद बनते आ रहे हैं, मगर इस बार चुनावी माहौल क्या है? 2014 में मोदी लहर रही, वो जीते, मेनका गांधी जीती। 2019 में उन्होंने सीट छोड़ी, वरुण गांधी जीते। लेकिन 2024 में अभी तक टिकट फंसा हुआ है और टिकट नहीं मिल पा रहा है। वरुण गांधी एक असमंजस में फंसे हुए हैं, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी असमंजस में फंसी हुई है कि टिकट किसको जाएगा। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस एक साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से रोकने में लगी हुई है। अब रोकने के लिए उनके पास मुद्दे क्या हैं? क्योंकि दूसरी तरफ तो योगी आदित्यनाथ ने यह भी कह दिया कि इस बार लोकसभा चुनाव में हमारा सबसे बड़ा जो अस्त्र होगा वो राम मंदिर होगा। अब राम मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ अगर ज़मीनी मुद्दे उठाने की कुव्वत रखती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, तो वो कहां तक पूरी हो पाएगी? इन तमाम सवालों को लेकर के हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं, उनसे हम जवाब लेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अमित संघर्षी हैं, आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ यूसुफ मलिक कांग्रेस से और मोहम्मद ताहिर साहब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत है। कैफ रजा साहब हैं सुभाषपा से, आपका बहुत स्वागत है साहब। और इसके अलावा फारूक कादिर साहब हैं समाजवादी पार्टी से, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल लेंगे भारतीय जनता पार्टी से। अमित साहब, संघर्षी हैं आप और लगातार ये सीट, इस सीट को कहा जाता है पीलीभीत को कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है, अब है। तो हर बार होता क्या है कि एक नए मुद्दे के साथ हर बार चुनाव में पार्टियां उतरती हैं। इस बार अगर देखें तो आपने पीछे क्या छोड़ दिया था अधूरा, जो इस बार पूरा करने की आप बातें करेंगे, वादे करेंगे जनता से और फिर से सत्ता में आएंगे? क्योंकि दूसरी तरफ आपके सामने इंडिया गठबंधन का चैलेंज है। मोदी गारंटी नाम की एक चीज़ सुनी होगी आपने। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज तक जो कहा है वो एक गारंटी है और वो सब कुछ पूरा करते हैं और जनता उन पर विश्वास करती है। अच्छा, ठीक है, जनता उन पर विश्वास करती है। एक छोटा सा सवाल मैं जोड़ दे रहा हूँ। पिछली बार जब 2019 के चुनाव हुए तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैं भी चौकीदार हूँ, ठीक है, और जब चुनाव ख़त्म हुए तब दरअसल वो चौकीदार शब्द हटा दिया गया। अब इस बार वो बोल रहे हैं कि सारा देश मेरा परिवार है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये परिवार चुनाव के बाद भी मतलब रहेगा, या फिर चुनाव के बाद ये जो अपने ट्विटर हैंडल पर लोग लिख रहे हैं कि मोदी मेरा परिवार, ये चुनाव के बाद ख़त्म हो जाएगा? ये जीत हार पर निर्भर करता है क्या कि मैं चौकीदार हूँ या मैं परिवार हूँ? चौकीदार का भी परिवार होता है और चौकीदार भारत का है और ये भारत उसका पूरा परिवार है। हालांकि जो मैंने आपसे सवाल पूछा साहब, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैं जी बिल्कुल आपके पास आऊँगा, मैं कांग्रेस के पास आऊँगा। साहब, मोदी जी ने पिछली बार कहा था कि मैं भी चौकीदार हूँ और राहुल गांधी उस फेर में फंस गए कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, और उसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ गया, माफ़ी मांगनी पड़ गई और आखिरकार नौबत ये आई कि कांग्रेस अपनी हालत ख़राब करते करते बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर गई और एक बार फिर से बड़ी हार उसको झेलनी पड़ी।
इस बार भी परिवार को लेकर के लालू प्रसाद यादव की ओर से आवाज़ उठी, राहुल गांधी ने उसमें अपनी बात में बात मिला दी। अब क्या लगता है कि इस बार भी भाजपा के फेर में फंस गए आप लोग? नहीं, हम किसी के फेर में फंसने वाले लोग नहीं हैं। हम जनता की मुद्दों की बात करते हैं। हम बात करते हैं किसानों की, हम बात करते हैं इस देश में महिलाओं की, हम बात करते हैं वो गारंटी जो देश के युवाओं की, छात्रों की, जो 30 लाख नौकरी खाली पड़ी, हम वो नौकरी देने की बात करते हैं। हम किसानों का कर्जा माफ़ करते हैं। हम अडानी अंबानी का 1600 करोड़ माफ़ नहीं करते हैं, हम किसानों के कर्जा माफ़ करने की बात करते हैं। और जो मुद्दों की बात करता है उसकी कभी हार नहीं होती, वो हमेशा जीतने का काम करता है। शुक्रिया। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, एक एक कमेंट सबसे लेंगे। साहब, इस बार आप पिछली बार बसपा के साथ थे, इस बार कांग्रेस के साथ आ गए हैं। मतलब वक्त से जब देखते हैं आप कि कहीं पर कमज़ोर पड़ रहे हैं तब बदल लेते हैं अपने आप को, किसी के साथ भी चले जाते हैं। और किसी को भी कांग्रेस कहती है हम बड़ा भाई बनना चाह रहे हैं, आप कांग्रेस को बड़ा छोटा भाई बना देते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। इस बार किस तरह से उसके साथ मिल करके, कांग्रेस के साथ मिल करके आप भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाले हैं? क्योंकि आपको याद होगा 2017 में आप साथ आए थे, देश में ये माहौल बना कि 2 लड़के उत्तर प्रदेश में निकल आए, लेकिन 2 लड़कों की हालत कितनी ख़राब हो गई थी आपको पता है ना। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जो कि 5 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने जब युवाओं की बात आई तब भी की, बेरोजगारी की बात आई तब भी की, लेकिन उन्होंने विकास नहीं किया इस पीलीभीत में। 5 साल के अंदर 5 विकास अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे बता दें तो मैं उनकी बात को लिए मुतमईन हो जाऊंगा। कोई विकास नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों को, पीलीभीत के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने ना कोई विकास किया है, ना कोई किसी तरीके का विकास यहाँ पर हुआ है, ना भारतीय जनता पार्टी ने, ना जो यहाँ के सांसद हैं। बल्कि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में और यहाँ का जो स्थानीय संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें तालमेल ही नहीं है। आपने देखा होगा लगातार भारतीय जनता पार्टी के मंच से राहुल गांधी जी जो है दूर नज़र आते हैं। तो यहाँ विकास नहीं हुआ है। विकास और सिर्फ गठबंधन कर सकता है, समाजवादी पार्टी कर सकती है। सुभाषपा के पास आते हैं। साहब, आपका क्या है कि आप कहते हो पीला कुर्ता डालो कहीं पर भी चले जाओ, और आप मतलब एकदम मौका देखते हुए आप उंगलियों पे 2 चीज़ें रखते हैं। आपके नेता कहते हैं नंबर 1 और नंबर 2। आपको याद होगा वो बयान जब सपा में आए थे तो अखिलेश यादव को नंबर 1 और चोर बता रहे थे। भाजपा को भी योगी आदित्यनाथ को भी बता चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बता चुके हैं। तो वो जिस तरफ रहते हैं दोबारा बोलने लगते हैं कि मैं इसको हराऊंगा, खिलाफ हो जाते हैं। जब भाजपा में रहते हैं तो सपा के खिलाफ हो जाते हैं, सपा में रहते हैं भाजपा के खिलाफ हो जाते हैं। आप ये बता दीजिए, आज क्लियर कर दीजिए कि टिक के कभी किसी तरफ रहेंगे या नहीं रहेंगे? मान के चलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी 1% हार गई, वहीं पर बने रहेंगे कि फिर सपा में दौड़ जाएंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से धोखा दिया था। हमसे जो वादे करे थे, जो हमसे मतलब उन्होंने वादे करे थे, वो हमारे मतलब सीटों पे हुआ था जो समझौता, वो नहीं पूरा बैठा। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वो मानी जी ने जो भी जुमला बोला वो चुनावी जुमला था। मगर आपको मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस 40 साल हुकूमत करी देश पे, और सपा 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही। आज मुसलमानों का और तमाम दलितों पिछड़ों का वो हाल है कि बद से बदतर हालत है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जिसने आवाज़ दिए। बस मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम जिला अध्यक्ष हूँ। मैं मानता हूँ, मैं अपने मोहल्ले की बात करता हूँ, मेरे मोहल्ले में अगर 4 भाई हैं घर के अंदर तो 4 आवास प्रधानमंत्री मिले हैं और बड़ी बड़ी योजनाएं मिली हैं। आयुष्मान कार्ड मिला है। प्रधानमंत्री जैसा आज़ादी के बाद कोई प्रधानमंत्री आया है और ना आएगा। 2017 का जब चुनाव हो रहा था ये बात भूल गए थे आप? 2022 का चुनाव हो रहा था तो भूल गए थे कि प्रधानमंत्री जैसा कोई नहीं। आप समाजवादी पार्टी में जाते ही उन्हें उल्टी सीधी बातें बोलने लगे थे। आपको याद होगा ये बात कि नहीं याद है? नहीं, हमें बिल्कुल याद है। हमसे जो बातें करे थे वो पूरी तरह से वो उन्होंने धोखा दिया हमें, अखिलेश यादव जी ने। देखिए साहब, समस्या होगी बोलने में। क्या नाम हुआ साहब आपका? मेरा नाम गोपाल कनौजिया है। अब आपने सबसे पहला शब्द कहा था कि हम राम मंदिर का मुद्दा लेके जाएंगे। हम राम मंदिर का मुद्दा लेके नहीं जाएंगे। राम मंदिर हमारी एक जिम्मेवारी थी, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो हमारे मोदी जी ने और हमारे योगी जी ने इसको पूर्ण किया। अब हम जनता के बीच में जब जाएंगे तो 55,83,000 मकान जो हमने गरीबों को दिए हैं, जो हमने गैस सिलेंडर दिए हैं, जो हमने अपनी बहनों के लिए जो विधवा पेंशन हमने बढ़ाकर 1,000 की है, जो हमने विकास किया है, जो वर्ल्ड इस चीज़ को मानता है, पूरी दुनिया इस चीज़ को मानती है, अगर विकास कराने वाला और सुव्यवस्था और कानून की व्यवस्था बनाने वाला अगर कोई है तो मोदी और योगी है।
भाजपा से हैं क्या? नहीं, मैं भाजपा से नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं लाभार्थी हूँ। मुझे गल्ला मिल रहा है, कोरोना काल में मुझे भरपेट खाना मिला, भरपेट गल्ला मिला, और उसके बाद मुझे गैस सिलेंडर मिला, बिजली कनेक्शन मुझे फ्री मिला, मुझे मकान मिला। बताइए और क्या चाहिए आपको? आज तक किसी भी पार्टी ने किसी गरीब आदमी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, उसके घर से पन्नी या कपड़े हटाने का काम नहीं किया। ये काम हमारे मोदी जी ने किया है, और इस चीज़ को जनता देख रही है, इस चीज़ को जनता देख रही है, और इसका जवाब जनता फट से मोहर लगा के देगी। और इस साल फिर से मोदी सरकार 412 के पार। बहुत बढ़िया साहब, मोदी सरकार 412 के पार है ना, 412 के पार ना साहब, 412 के पार साहब। कुछ नया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने तो ये बोल दिया कि सबसे जो महत्वपूर्ण शस्त्र होगा वो राम मंदिर होगा। राम मंदिर के साथ साथ मुद्दे क्या होंगे? आप थोड़ा सा एक अब नया विज़न 2024 में क्या होगा वो जनता को बता दीजिए, ताकि आपको वोट देना और ज़्यादा आसान हो जाए। अभी आपने कहा 412 के पार, हमने नहीं कहा था, ये जनता का प्यार, ये जनता का प्यार है, और जनता इसमें वोट देती है और सरकार बनाती है। अब जब जनता खुद चुनाव हमारे लिए लड़ रही है तो हमें फिर समस्या कहाँ है? लेकिन दूसरी तरफ खड़े होकर के इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि 400 पार वाला सिर्फ सपना है। वो 80 गिनाते हैं उत्तर प्रदेश के और 40 गिनाते हैं बिहार के। 8 4 12 120 हराएंगे और भाजपा को ख़त्म कर देंगे, मतलब जीतने नहीं देंगे किसी भी तरीके से, उनका साफ तौर पे कहना होता है। राहुल जी सपने 10 साल से देख ही रहे हैं लगातार, और देश देख रहा है कैसे कैसे सपने देख रहे हैं। तो सपने देखने वाला दूसरे की हकीकत को भी सपना ही समझता है। राहुल जी सपने देख रहे हैं और आपके पास आएंगे। राहुल जी सपने देख रहे हैं और हकीकत में भी उनको सपना ही दिखाई पड़ता है। जनता कह रही है कि 400 पार, वो कह रहे हैं जनता हमारे साथ है। किस तरह से आप पार पाएंगे? तमाम मुद्दे उन्होंने गिनवा दिए कि भाई हमें इतने मकान मिले हैं, उसके बाद हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में भी वो चीज़ें बता रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था भी अगर हम बात करेंगे तो बताएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। अगर आप सरकार में आते हैं या आप जनता के बीच में मुद्दे रखेंगे तो फिर आपका विज़न क्या होगा? अगर 5 काम आपसे गिनाने को कहें जो राहुल गांधी ने अभी कुछ दिनों पहले गिनाए थे, जनता को किस तरह से कॉन्फिडेंस मिलेंगे आप लोग? देखिए राहुल जी, पहली बात तो जो सपने की बात कर रहे हैं वो सपना नहीं, वो लगातार पब्लिक के बीच सड़क पर हैं। वो सड़क पे काम करते हैं, घोटाला करने का काम करती है बीजेपी। अभी देख लो एसबीआई की क्या हुआ और किस तरीके से, जहां ये पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, जहां ये पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, पाकिस्तान से भी पुलवामा के बाद में इन्होंने चंदा लेने का काम किया है, चंदा वहां से भी लेने का काम किया है। इसलिए लगातार जो है ये लोग गुमराह करने का काम करते हैं, इनका यही काम है। राहुल गांधी जनता के बीच है, जनता का प्यार है, लगातार लोग देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें प्यार मिल रहा है वो, इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दौर में इंडिया गठबंधन ही सरकार बनाएगा देश में। सब एक सेकंड, सब प्यार से नहीं मतलब है वोट से। प्यार तो पिछली बार भी मिला था, है ना, जब ये लोग अखिलेश यादव और राहुल गांधी जब एक साथ न्याय यात्रा निकल रही है तो भीड़ बहुत हो रही है। लेकिन समस्या क्या है, वो चीज़ वोटरों में तब्दील नहीं हो पाती, उसको वोटर्स में कैसे तब्दील करेंगे? अच्छा क्यों नहीं, ईवीएम की जब बात पूरा देश उठा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के वकील और हाई कोर्ट के वकील रात दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान धरने पे बैठे हैं, किसान अपनी मांगों को लेके बैठे हैं, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो आखिर क्या वजह है जो ईवीएम हटाने का काम नहीं करते? किस तरीके से जो है चुनाव आयोग एकदम से जो है वो अपना इस्तीफा दे देता है? क्यों इस्तीफा देता है? जहां चुनाव की घोषणा होनी थी 12 तारीख को, वो घोषणा क्यों लेट हुई? क्यों इस टाइम पे अपॉइंटमेंट होते हैं नए लोगों के? ये सब सोचने की बात है। अगर इनमें दम है तो ये ईवीएम हटाएं, उसके बाद चुनाव लड़ने की बात करें। एक सवाल इनसे भी ले लेंगे, फिर साहब आपके पास आएंगे। क्या आपके साथी कह रहे दम है तो ईवीएम हटाएं, आपका भी मानना है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? देखिए, जिस चीज़ पे जनता का विश्वास ना बचे, ईवीएम पे जनता का विश्वास नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ईवीएम को हटा देना चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि 412 पार, तो उनको याद होगा कि अभी 68,000 पुलिस की वैकेंसी निकली थी, उसमें 50 लाख फार्म भरे गए हैं। बेरोजगारी देखिए आप कहाँ पहुँच गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कितने लोगों को नौकरी दी है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। विकास गठबंधन के साथ होगा, और इस बार जो भी हुकूमत बनेगी हिंदुस्तान में, उसमें समाजवादी पार्टी की बड़ी अहम भूमिका होगी। खैर, समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका होगी। चुनाव आयोग पे सवाल उठा दिए हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के बात हो रही है। कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से जो 2 लोग मुख्य हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जनता का विश्वास जो है ईवीएम पर रह नहीं गया, बैलेट पेपर से चुनाव होने हैं। कह रहे हैं जनता का विश्वास ईवीएम पर नहीं रह गया है।
आपको भी ऐसा लगता है? और दूसरी चीज़ ये है कि पेपर लीक जैसी चीज़ों पर भी बात करी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप एक एक चीज़ करके पहले पेपर लीक पर जवाब दे दीजिए और फिर जो चुनाव आयोग की इन्होंने बात करी है उस पर जवाब दे दीजिए, आपका स्टैंड क्लियर हो जाएगा। पेपर लीक करने वालों की दीवारें गिराई जा चुकी हैं। पेपर लीक करने वालों की दीवारें गिराई जा चुकी हैं और उनको जेल भेजने का काम किया जा चुका है। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये वादा किया है कि जो भी फार्म पड़े थे उन लोगों को दोबारा किसी प्रकार का कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं, इन्हीं फार्मों पर दोबारा परीक्षा होगी और 6 महीने के भीतर होगी। 6 महीने के भीतर परीक्षा हो जाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी और इनका भी दावा है कि हमारे नेता ने ये बात कही है। इसके अलावा एक और सवाल खड़ा हुआ है कि भाई ठीक चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग से 2 अधिकारी जो है इस्तीफा दे देते हैं। ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब जनता चाहती है कि ईवीएम से इलेक्शंस ना हो तो फिर आप लोग क्यों उससे इलेक्शंस कराने के लिए परेशान हैं? हम परेशान नहीं हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है और उसका किसी भी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। जब चुनाव जीती थी 2009 में तो इसी ईवीएम पर जीती थी, 2004 में इसी ईवीएम पर जीती थी, 2012 में समाजवादी पार्टी इसी ईवीएम पर जीती थी, तब ईवीएम ठीक थी। इन लोगों के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई विचार है, केवल और केवल खिसियाहट है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। जनता इनके साथ है। साहब एक साफ सवाल कर रहे हैं कि जब आप लोग जीतते हैं तब ईवीएम ख़राब नहीं होती है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तब आप लोग को ईवीएम से दिक्कत हो जाती है। सही बात है साहब, आपके पास भी ये सवाल लाएंगे। कर्नाटक में जीतती है, तेलंगाना में जीतती है, तब सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी एक बड़े स्तर पर जीते, केंद्र में जीते, तब आप लोग कहते हैं ईवीएम गड़बड़ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ, देखिए ईवीएम का जो सवाल है, ईवीएम पे मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि जो भी हुकूमत रही, सरकार बनाई उन्होंने या नहीं बनाई, लेकिन आज की तारीख में लोगों का विश्वास ईवीएम पर नहीं है। इसलिए निर्वाचन आयोग को मैं चाहता हूँ, और आप देख लीजिएगा, मुझे उम्मीद है हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस साहब से कि वो कहीं ना कहीं हम लोगों को इंसाफ देने का काम करेंगे और बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा। मुझे यकीन है, क्योंकि हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ईवीएम पे लोगों का बिल्कुल विश्वास नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ जिस चीज़ पे लोगों का विश्वास नहीं हो वो काम नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं आज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, हाई कोर्ट के लॉयर लड़ाई लड़ रहे हैं ईवीएम की। अगर विश्वास है तो फिर क्यों लड़ाई लड़ी जा रही है? खैर, कांग्रेस जीते कर्नाटक में, कांग्रेस जीते हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस जीते तेलंगाना में, तब फिर ईवीएम ठीक है। लेकिन जब कांग्रेस जीते देश में या तभी ईवीएम ठीक है, और अगर भाजपा जीते तो ईवीएम ख़राब है। ऐसी क्या समस्या है साहब? नहीं, ये समस्या, पहली बात तो हम जब जीते तब भी हमने कहा ईवीएम के लिए, हमने ये तो कभी नहीं कहा कि हम जीते और ईवीएम ठीक है। ईवीएम, क्योंकि अगर ये ईवीएम हटा दें तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ईवीएम से इतने ज़बरदस्त, अभी चुनाव की जो बात कर रहे हैं आपने, अभी कर्नाटक की बात करी, हिमाचल की बात करी, तेलंगाना की बात करी, तो अभी पिछला चुनाव 6 जगह चुनाव हुआ टोटल, पिछले साल में 7 जगह हुआ, 1 जगह लोकल पार्टी बनी। 6 जगह में 3 जगह सरकार हमने बनाई, 3 जगह सरकार इन्होंने बनाई, और 10 लाख वोट हम ज़्यादा लेके आए। 10 लाख वोट ज़्यादा, इतनी बेईमानी के बाद भी, उसके बाद भी अगर जो दोबारा से वहाँ जो ईवीएम का जो पूरा वहाँ की जनता ने आवाज़ उठाई कि ईवीएम में घपला हुआ है, वहाँ के लोगों ने कहा कि साहब हमने वोट दिया, वोट कहाँ गया, तो आखिर जब ये सारी बातें उठ रही हैं तो क्या परेशानी है? इसलिए हम ईवीएम को हटाने की बात करते हैं। आप भी कुछ ईवीएम पे बोलना चाह रहे हैं? ठीक है सर। ठीक है साहब, अब जनता से एक सवाल ले लेते हैं। अगर किसी का सवाल हो जी, साहब आप बोल चुके जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा संतोष कुमार शर्मा। हाँ जी, पूछिए। सवाल मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ। 2014 से पहले भविष्यवाणी हुआ करती थी बसों में, ट्रेनों में, कि लावारिस वस्तु ना छुएं, बम हो सकती है। वो भविष्यवाणी आज कहाँ चली गई है? ये विकास हुआ है। कह रहे हैं कि किसी भी ट्रेन में, बस में कहते थे कि लावारिस वस्तु रखी हुई है, उसको मत छुइए, बम हो सकती है। यानी कि सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं ना, जो अभी दावा किया जाता है कि सुरक्षा पहले से ज़्यादा बेहतर है। आपको क्या लगता है, अब कोई लावारिस वस्तु दिखनी बंद हो गई है? अब सब कुछ सही है? दावा है ऐसा? देखिए, अब तो ट्रेनों में लगातार गोली चल रही है। कहाँ पर साहब चल गए? क्या बात कर रहे हैं देव? आपका ट्रेन में गोली चल रही है, ट्रेन में मार दिया जा रहा है लोगों को। इस बात पे आज तो सीधा गोली चलाने का काम कर रहे हैं। आज गोली उसका बुलडोजर, ये सबका बुलडोजर की बात करते हैं। देखिए ये बात, इधर देखिए, ये बात अब जो हालात है 14 से पहले, यहाँ पे आप देख लीजिए, किसान भी खुश था। किसान कभी ऐसा नहीं था, किसान का कर्ज भी माफ करा,
हमने किसान का कर्ज भी माफ़ करा, और 14 से पहले जो ये कानून कर रहे हैं, जो बेटियों को, जो सबसे बड़ा दिल्ली में कांड हुआ था, जो ये कोरहाम मचाते थे, उस पर कानून भी कांग्रेस लेके आई, कांग्रेस ने बनाया, और उसी कानून के तहत आज भी काम हो रहा है। लेकिन बात ये थी, आपने बोला कि ट्रेनों में गोलियां चल रही हैं। साहब ये बात जिम्मेदारी से बोलिए, और अगर कोई आपके पास प्रमाण हो तो दे दीजिए, वरना आपको फिर से दिक्कत हो जाएगी। पुलिस वाला जो चेतन शर्मा था, उसने गोली चलाई, ट्रेन में चलाई खुल के, और 2 लोगों को वहाँ पे मारा। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ट्रेन की, जो खुल के, सबको पता है ये बात, मैं कहाँ गलत कह रहा हूँ। चेतन शर्मा उसका नाम था, और वो सरकारी एम्प्लॉयज़ था, ऐसा भी तो नहीं था कि वो सरकारी नौकरी करता था। उसके बाद भी उसने सरकारी रिवाल्वर से, और जो भी उसके पास वो लाइसेंस था, उससे उसने वहाँ लोगों को मारने का काम किया। पूरे देश ने देखा, सब सोशल मीडिया ने देखा। इसमें तो खुल के हम बात बता रहे हैं, हम कहाँ गलत। जयपुर की घटना आई है इसी देश। जी साहब, जयपुर की घटना है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा का दावा एक तरफ से किया जा रहा है कि अब लोग ज़्यादा सुरक्षित हैं, लेकिन उन्होंने भी आरोप लगाया है कि जब ट्रेनों में लगातार खुलेआम गोलियां चल रही हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि लोग सुरक्षित हैं? ये तो सिर्फ एक जुमला सा हो गया ना। जयपुर में जब ट्रेन में गोली चली थी, तो याद रखिए आप ही सरकार में थे, राज्य सरकार आप ही की थी, राज्य सरकार आप ही की थी। अभी राजस्थान से हटे हैं। हाँ, आपने कहा, जी आपने कहा पुलिसकर्मी, सुन लीजिए, जवाब सुनिए। आपने कहा पुलिसकर्मी, और पुलिसकर्मी राज्य सरकार की जिम्मेदारी होते हैं। साहब ये तो बात सही है कि अगर कोई पुलिसकर्मी है तो वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। आप ये कह सकते थे कि जो रेलवे है वो केंद्र का हो सकता है। अगर आप ये बात उठा सकते तो शायद कोई सवाल बन जाता। नहीं, मैं रेलवे की बात कर रहा था, मैंने रेलवे की बात करी थी, और रेल की बात की थी। रेल में ये हुआ, और रेल किसके अधीन आ रही है? रेल कहाँ चल रही है? मैंने, आपने उसको घुमा गया, मैं रेल की बात करी। और रेल जो है वो केंद्र के उसमें आती है, रेल राज्य में नहीं आती है कभी भी। और ये घटना रेल के अंदर हुई है, चलती ट्रेन में, रिजर्वेशन से लोग थे वो जिनके साथ ये घटना हुई है, मैं उसकी बात कर रहा था। ठीक है, एक और मोदी और योगी का नाम लेके उसने मारा है, ऐसा भी नहीं उसने नाम नहीं लिया है। ये सवाल आसान कर देता हूँ आपके लिए, मैं अतीक अहमद को खोल देता हूँ, ओपन कर देता हूँ, ठीक है। अतीक अहमद को मारा, अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ, ये कहा गया कि वो बदमाश था, गुंडा था, इसलिए उसको मारना सही था। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठे, कानून व्यवस्था पर सवाल उठे, आप इस पर सवाल कर सकते हैं। अब आपको क्या लगता है कि अतीक अहमद बदमाश था, उसका मारा जाना ठीक था, या फिर कानून व्यवस्था पर आप यहाँ सवाल उठाते हैं? ये मैं सवाल कर लूँगा। देखिए, कोई भी शख्स है, अगर वो कस्टडी में है, और कस्टडी में उसे, पहली बात तो इतनी रात में किसी को आप लेके हॉस्पिटल जा रहे हो और वहाँ पे गोली से मार दिया जा रहा है, तो ये भी तो सरकार, आप बताओ ना, सरकार क्या, कहाँ पे क्या कर रही है? क्या बोल, बिल्कुल जो ये हालत है, पूरा 14 के बाद से आज तक ये 10 साल में पूरा हाहाकार मचा हुआ। ये लोग माने या ना माने, देश में हाहाकार मचा हुआ। देश में आप व्यापारियों से पूछ लें, आप किसानों से पूछ लें, लोगों के कर्ज, इतने कर्ज के बोझ में दब गए हैं, लोग चौपट हो चुके हैं, कारोबार चौपट हो चुके हैं लोगों का, इनकी नीति के कारण। साहब आपसे जवाब लेंगे, अगर आप इस पर जवाब देना चाहें तो। अतीक अहमद पे इन्होंने बात रखी है, साहब आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे। अतीक अहमद का एनकाउंटर नहीं हुआ था, अतीक अहमद के सताए हुए लोगों ने उससे बदला लिया था, उसकी हत्या की थी, जो जेल में है। दूसरी चीज़, मैं राहुल जी और सोनिया जी पर आता हूं। कांग्रेस के भाइयों से आप सवाल लेकर आए हैं, दिन में जो सपने देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हराएंगे, ये कांग्रेस का कहना है, हम उत्तर से प्रदेश से 80 सीटें हराएंगे। आइए खुद तो उत्तर प्रदेश में लड़के दिखाइए। सोनिया जी और राहुल जी दोनों उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। राहुल जी वायनाड चले गए और सोनिया जी राज्यसभा चली गई, क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब भाजपा को हरा पाना सपना है। उत्तर प्रदेश में भाजपा को हरा पाना सपना है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता का कहना है। जी 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 बोलिए। आपका रामानुज अवस्थी है जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जो हिंदुत्व को लेकर इतना गंदा भद्दा बयान दे रहे हैं, उसके लेके ये सपा क्या कहना चाहिए? आपको बयान याद है, क्या दिया था बयान? उन्होंने भारत माता के लिए कहा, और कहा माता के लिए क्या कहा था? नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। उन्होंने कहा रामायण के लिए, उन्होंने रामायण की पंक्तियां जलाई। कितनी शर्म की बात है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, और पहले ही कुछ साल, क्या कहते, कुछ साल यूपी सरकार में भाजपा की पार्टी में रह के मलाई खा के जब चले गए, उसके बाद में क्या कहते हैं उन्होंने ये बयानबाजी शुरू की है। इसके लिए सपा क्या कहना चाहेगी? सपा हमेशा हिंदुत्व विरोधी कार्य करती रहती है। क्या नाम हुआ आपका? रामानुज। राम जी जी जी, बस जवाब ले लें जी। अच्छा बोलिए। देखिए, हम किसी की टुट्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन वो एक बहुत अच्छे वो हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। उनको बयान देने से पहले ये सोचना चाहिए, जैसा वो भाषण देते हैं वो सपा के ही द्वारा संरक्षित हैं, और वो
देश में अराजकता, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराने का प्रयास करते हैं। जी आप पूछ लें। एक सवाल उनका मेरा है जो आप कह रहे थे कि एनकाउंटर करा था। जब करपात्री महाराज जी ने गौ हत्या बंद करने के लिए आंदोलन किया था तो 246 निशान साधुओं की हत्या कांग्रेस सरकार ने की थी। उसका जवाब है कोई इनके पास? कितने साधु संतों की हत्या? 446। बहुत बड़ा आरोप है ये, लेकिन इसके पहले जवाब सपा से लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य उल जुलूल बयान क्यों देते हैं? क्यों हिंदुत्व के खिलाफ वो बयान देते हैं? क्यों नहीं बचते हैं? और आरोप ये है कि सपा का संरक्षण जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर के हमेशा रहता है। भाई को जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी बयान दिया समाजवादी पार्टी से इस तरीके के बयान का कोई मतलब नहीं था, और वो इससे पहले हम लोगों से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ ही थे, तभी वो बयान देते थे। इसलिए समाजवादी पार्टी किसी धर्म का कोई विरोध नहीं करती है। राम जी हमारी आस्था का मामला है, हम उनको अपना बड़ा मानते हैं, लेकिन उससे यहाँ जो मुद्दे हैं वो है विकास का मुद्दा। वो है, यहाँ बात करेंगे हम लोग विकास की, यहाँ बात करेंगे बेरोजगारी की, यहाँ बात करेंगे जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी। और भाई साहब सवाल कर रहे थे कानून व्यवस्था का, तो कानून व्यवस्था का ये हाल है कि हमारे पूरनपुर में एक व्यापारी को दिन दहाड़े उसके साथ लूट हो जाती है, और अभी तक हमारी यहाँ की पुलिस उसका खुलासा नहीं कर पाई। कानून व्यवस्था का ये हाल है कि आज देख रहे हैं आप लोग जो है किस तरीके से परेशान हैं, बेरोजगारी से किस तरीके से परेशान हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो यहाँ मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उनका काम बताना चाहिए और काम के विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहिए। साहब जी 1 मिनट, आप पर आरोप ये है कि साधु संतों की जो मौत हुई वो आपकी सरकार में हुई। तो साहब ने आरोप लगाया ना, कहाँ गए? देखिए, कांग्रेस वो पार्टी है जो सबका सम्मान करती है, और कांग्रेस पार्टी जो इंदिरा जी की बात कर रहे हैं, इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, इस देश के लिए कुर्बानी दी है, इस देश के लिए अपनी जान दी है। कभी भी कांग्रेस पार्टी इस तरीके का काम नहीं करती जो ये बता रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात बता रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये तो कोई भी प्रमाण बता देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कब हमेशा सबका सम्मान करती है और हमेशा विकास की बात करती है, लोगों को इज्जत और सम्मान देने का काम करती है और दिया। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने सबसे लंबे समय देश में राज किया है। अगर ऐसा किया होता तो कभी ऐसा नहीं होता। क्योंकि एक ये तमाम कुछ मिले जुले मुद्दे हुए, इसके अलावा कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जैसे राम मंदिर। अब नेता कितना भी कुछ कहें कि राम मंदिर को लेकर के हम चुनाव में नहीं जाएंगे और सिर्फ मुद्दों को लेकर के जाएंगे, विकास की बातें करेंगे, मगर ये कहीं ना कहीं साफ है, चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर देना एक चुनावी दांव कहीं ना कहीं माना जा सकता है। इसलिए इस पर सवाल करेंगे। इसके बाद हम सीए के मुद्दे को भी सामने लेकर के आएंगे और चलेंगे सुभाषपा के प्रवक्ता के पास, नेता के पास। साहब, आपसे ये एक पूछना चाह रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर के जब बात चलती है तब योगी आदित्यनाथ जी ने 2 दिन पहले कहा कि वो हमारा लोकसभा चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र है। दूसरी तरफ जो है AIMIM के जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं, या असदुद्दीन ओवैसी, वो पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहते हैं कि बाबरी मस्जिद के बारे में ये बात बोलते हैं कि वो है, रहेगी और थी। हम अपनी नस्लों को भी उसके बारे में बताते रहेंगे कि बाबरी मस्जिद उसी जगह पर मौजूद है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया अब तो कि भाई वहाँ पर राम मंदिर है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। उसके बाद भी उनका ऐसा बयान क्या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए होता है या कुछ अलग तरह की राजनीति? आपको कैसे समझ में आता है? वो ये लोग जो है पूरा हिंदू मुसलमान का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं ये लोग, और ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया है उसका सम्मान करना चाहिए इन लोगों को, और हिंदू मुसलमान की राजनीति ये ख़त्म करना चाहिए। और मानिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी, अभी जो मैं बताऊंगा आपको, अभी 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव के अंदर इसके अंदर जितने भी सभा के विधायक जीते हैं वो सब मुसलमान वोटों से जीते हैं। और अभी राज्यसभा चुनाव निकला है, उसमें 3 सीटें सिर्फ हिंदू लोगों को दे दी, मुसलमान को 1 सीट नहीं दी। मुसलमानों के संग ये धोखा कर रहे हैं और मुसलमानों को सिर्फ लूटने का काम कर रहा है, और मुसलमान इन्हें समझ चुका है पूरी तरह से। इसलिए सारा मुसलमान आज भाजपा ने कितनी सीटें मुसलमानों को दे दी? गिनाइए सर, अभी 2 लिस्टें जारी हो चुकी हैं, कितनी सीटें आई? वो जो भी अभी आगे अभी लिस्ट पूरी तरह जारी हुई है। अभी मैं समाजवादी बात कर रही हूँ। राज्यसभा का चुनाव हुआ, आप विधायक सारे जीते हैं मुस्लिम वोटों से। 3 आपने प्रत्याशी उतारे, 1 मुसलमान को टिकट नहीं दिया। और मुसलमानों की बात करते हो, अरे 4 बार उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार रही, तुमने एक डिप्टी सीएम नहीं दिया मुसलमानों को, किसी तरह की नौकरी नहीं दी। भाई साहब, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि आप जब समाजवादी पार्टी में थे, आप कह रहे हैं कि अब इधर आ गए, आपने कहा कि मुसलमानों को टिकट नहीं दिया लेकिन मुसलमानों के वोट से जीते।
भारतीय जनता पार्टी भी मुसलमानों के वोट इन्हें भी मिलते हैं, लेकिन इन्होंने कौन सा उम्मीदवार मुसलमान बनाया? आप एक नाम गिनाइए कोई हमें। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से जो हैं, बहुत से एक नाम गिना दीजिए ना। नहीं अभी पूरी लिस्ट जारी नहीं हुई है। अभी आप देखिए फाइनल जब लिस्ट होती है तो उसमें कुछ ना कुछ होगा। चलिए कोई बात नहीं। राम मंदिर सीधे तौर पे आपका मुद्दा रहने वाला है या कोई और मुद्दा होगा? और मैंने असदुद्दीन ओवैसी की बात की थी कि उन्होंने कुछ दिनों पहले पार्लियामेंट में ये कहा था कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी, हम आने वाली नस्लों को भी ये बताते रहेंगे। तो ये एक तरह से आपको क्या लगता है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली बात है? एक तो ये सवाल है, और दूसरा सवाल ये है जो अभी इन्होंने उठाया कि भाई सपा जो है वो मुसलमानों के वोट तो ले लेती है लेकिन टिकट नहीं देती है। तो सवाल इनसे ये भी उठता है कि भारतीय जनता पार्टी कितने मुसलमानों को टिकट देती है? वहाँ पर भी तो वोट आते हैं ना, लेकिन टिकट कितने, प्रतिनिधित्व करने के लिए भी तो मुसलमान होना चाहिए, सिर्फ वोट के लिए मुसलमान होता है? भारतीय जनता पार्टी से अभी तक किसी मुसलमान ने टिकट मांगने की बात नहीं की। उसके बावजूद भी हमने राज्यसभा, हमने विधान परिषद में मुसलमानों को भेजा, हमने केंद्र सरकार में मुसलमानों को मंत्री बनाया, हमने उत्तर प्रदेश सरकार में मुसलमानों को मंत्री बनाया। नाम बताएं? दानिश अली, मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन। साहब आप दानिश अली का जो आपने बात छेड़ दी है, उसके बाद आपके ही विधूड़ी साहब ने संसद में उन्हें कैसी कैसी बातें कही, आप शायद अभी भूले नहीं होंगे दानिश अली को। भैया संसद से विधान परिषद वाले का क्या मतलब है? साहब देखिए, नेता तो नेता होता है जी। जिनके लिए आप बात कर रहे हैं वो हैदर अब्बास हैं। दानिश अली की बात कर रहा हूँ। अपने उत्तर प्रदेश सरकार में जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूँ, वो दिल्ली सरकार का विषय है। आप बताएं। लेकिन ठीक है, आप दूसरे दानिश अली की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी सरकार का नेता जो उनको ऐसे बोलता है, मुसलमानों को ऐसे बोलता है, कहीं ना कहीं तो गलत होता है ना साहब। ठीक है, तो ये उनकी निजी राय है। भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास नहीं रखती और वो उनकी अपनी निजी राय है। भारतीय जनता पार्टी इससे कोई मतलब नहीं रखती। ठीक है, चलिए एक और जवाब दे दीजिए असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर, जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि मस्जिद थी, है और रहेगी, हम आने वाली नस्लों को भी ये बताते रहेंगे कि बाबरी मस्जिद शहीद करी गई है और अभी भी जो उसके अस्तित्व हैं वो वहीं पर है। ये उनका बयान है, बाकायदा रिकॉर्डेड। 1626 के बाद बाबरी मस्जिद का ढांचा वहाँ पर उनके सेपा सलारों ने रखा है और राम 7000 वर्ष पहले पैदा हुए थे और वो अयोध्या में पैदा हुए थे और ये रामायण में भी है, ये रामचरितमानस में भी है और ये विश्व के सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पर राम मंदिर था, है और अनंत काल तक बना रहेगा। और ये सपने देखने वाले बाबरी मस्जिद के, इनका कुछ नहीं होने वाला। और जो वास्तविक मुसलमान है देश का, वो जानता है ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं। हमारे भाई साहब ने ये असदुद्दीन ओवैसी पे सवाल करिएगा, अभी मुद्दे से भटकिएगा। पहले इनके मुद्दे का जवाब दे दूं। ये कह रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा। अब पहले सपा सरकार में खुलेआम नकल हुआ करती थी, खुलेआम हर स्कूलों में नकल। अब इस समय नकल बंद कर दी गई। अब टैलेंट पे नौकरियां मिलती हैं। आपके पास टैलेंट आओ, नौकरी ले जाओ। समझ को सवाल करना है जी। देखिए असदुद्दीन ओवैसी जो बात ये कह रहे हैं, अभी काशी विश्वनाथ में जो क्या कहते हैं ज्ञान वापी का मुद्दा निकला है, क्या पूरा देश के मुसलमान भी ये जानते हैं कि मुस्लिम कोई अफगान से नहीं आए थे? इसी भारत में परिवर्तन, सब धर्म के नाम पे परिवर्तन किए हुए मुस्लिम हैं। और हमारे देश में कोई भी मस्जिद नहीं थी पहले भी, चाहे कितने ईसा पूर्व से भी देख लिया जाए। तो वो ये मुद्दा ये है कि भारत में जहाँ खोदोगे वहाँ मंदिर है, जहाँ खोदोगे वहाँ मंदिर है। ये तो हमारी सहिष्णुता है कि हम बर्दाश्त करते हैं। सनातन सभी को बर्दाश्त करता है, सभी को अपनाता है, वसुधैव कुटुंबकम के लिए कार्य करता है। देखिए, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी दलित की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, और यही मुद्दे वो जिस पार्टी में भी रहते हैं गठबंधन में, वो अपने पार्टी की बातों को रखते हैं, इन अल्पसंख्यक की, दलित की और पिछड़ों की। और समाजवादी पार्टी में भी जब थे तो उन्होंने यही बातें रखी थी अपनी कि आप इन्हीं मुद्दों को लेकर चलेंगे। जब हमारे उन मुद्दों पे काम नहीं हुआ तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन करा। सवाल आपसे यही होता है, वो मुद्दे तो रखते हैं लेकिन एक पार्टी में रह करके रख लेना साहब, इधर उधर जाकर क्यों रखते हैं जी? एक मिनट साहब, एक मिनट जी। वो बोल रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है बेवजह भड़काने की कोशिश करते हैं और कह रहे हैं कि मुसलमान, हालांकि ऐसे प्रश्नों के कोई औचित्य नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान में जो हैं वो सारे कन्वर्टेड हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं और मुसलमान कोई बाहर से नहीं आए हैं
और कोई मंदिर कोई मस्जिद नहीं था, वहाँ पर मंदिर ही थी। तो असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान है पूरी तरह से बेबुनियाद है। साहब इस पर कोई? हमारे साथी अभी कह रहे थे कि टैलेंट लाओ नौकरी पाओ, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि केंद्र में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कितने लोगों को नौकरी मिल गई? 6 साल से यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कितने लोगों को नौकरी मिल गई? और रहा सवाल हिंदू मुस्लिम का या मंदिर मस्जिद का, तो समाजवादी पार्टी इन सब चीज़ों पे चुनाव नहीं लड़ना चाहती। समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास पे चुनाव लड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान शमशान पे चुनाव लड़ना चाहती है, बल्कि समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास पे चुनाव लड़ना चाहती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी सिर्फ और विकास पे चुनाव। राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हम लोग मान तो रहे हैं, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद, हम इस बात को मान तो रहे हैं, बात खत्म हो गई। बहुत बढ़िया साहब, अभी आपने देखा कि क्या बात उधर से उठी है, जनता का ही एक सवाल है कि असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान था वो पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि यहाँ पर मस्जिद नहीं, वहाँ पर भी मंदिर ही था, और ज्ञान वापी का भी मुद्दा उस लड़के ने उठा दिया। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जो भी बात बोलते हैं वो वही बोलते हैं जिससे बीजेपी को फ़ायदा हो। वो खुद बीजेपी की बी टीम है, उनकी बात करते हैं, तो उन पे हम नहीं जाना चाहते। लेकिन अभी जो इन्होंने बात करी एक कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश छोड़ के चली गई, 80 की 80 सीटें अब छोड़ के चली गई, तो मैं इनसे कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी 17 सीटें अकेले अपने दम पे लड़ रही है और 80 की 80 सीटें इंडिया गठबंधन लड़ेगा और पूरी मजबूती से लड़ेगा। और अगर ये कहें तो आज इस बात को देख लीजिएगा आप, जो ये अमेठी और ये जो रायबरेली की बात कर रहे हैं, यहाँ अमेठी और रायबरेली में गांधी ही लड़ेगा, दोनों सीटों पर गांधी लड़ेगा, इस बात को आज ये नोट करके रख लें। सब ठीक है, एक ये सब बड़ा दावा है कि वहाँ पर गांधी, राहुल गांधी, बिल्कुल, मैं क्या कर रहा, गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी। और रायबरेली की सीट कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जो है रायबरेली छोड़ के राजस्थान चली गई राज्यसभा लड़ने। देखिए, सोनिया गांधी क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है, थोड़ा चुनाव नहीं लड़ सकती थी, इसलिए उनकी जगह प्रियंका गांधी लड़ेंगी और राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे और बहुत जल्दी ही लिस्ट आउट हो जाएगी। ये फैसला जो भी कांग्रेस पार्टी में होगा ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और 17 सीटें पूरी दमदारी के साथ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ेगी। 17 सीटें वायनाड से टिकट हो चुका, वो कह रहे हैं कि एक और, पिछली बार भी तो 2 सीटों से लड़े थे ना, तो इस बार देखिए वही बात है कि पिछली बार भी 2 से लड़े थे, इस बार फिर से 2 से लड़ेंगे। क्योंकि राहुल जी को अमेठी पर, क्योंकि अमेठी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, हिंदी भाषी क्षेत्र है, हिंदुओं का क्षेत्र है, अयोध्या वहाँ से बहुत करीब है, अभी अयोध्या में राम मंदिर बना है, उनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं है राहुल जी को, तो उन्हें मालूम है कि अमेठी में उनका कुछ भला होने वाला नहीं है, इसलिए वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगे और इस बार वायनाड से भी चुनाव हारने की पूरी प्रबल संभावना है। शायद राहुल जी को संसद में आने के लिए किसी राज्यसभा सीट पर समझौता करना पड़े। मतलब कोई है तरीका है आपके बताने का कि राहुल गांधी इस वजह से हार जाएंगे, या वायनाड तो जाते रहते हैं और अमेठी भी जरा उनकी पैतृक सीट है, पिछली बार मान के चली स्मृति ईरानी ने हरा दिया, लेकिन कुल मिलाकर स्मृति ईरानी 6 बार गई है जब से 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, हालांकि वहाँ पर उन्होंने घर बना लिया, वो बात अलग है, लेकिन राहुल गांधी भी अक्सर जाते रहते हैं और इस बार फिर से उन्होंने दावा किया था कि भाई जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली तो बम्पर भीड़ हुई है और वो जो भीड़ है वो पूरी तरह से वोट में कन्वर्ट होगी, यानी कि वो दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी लड़ें। खैर कांग्रेस पार्टी के तो जो नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ही लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही कोई भी लड़े जीत बम्पर होने वाली है कांग्रेस की, तो आप किस बिना पर ये बोल सकते हैं कि राहुल गांधी वहाँ से हार जाएंगे? राहुल गांधी इसलिए वहाँ से हार जाएंगे दोबारा क्योंकि राहुल गांधी परिवार की वो पारंपरिक सीट मानते रहे हैं और अमेठी में अब जो विकास हुआ है वो राहुल गांधी परिवार उससे आधा भी विकास नहीं कर पाया था जो हमने इस 7 साल में विकास करके दिखाया है। वहाँ पर अमेठी में हमने वहाँ पर आर्म वेपन्स की इंडस्ट्री लगाई है, हमने वहाँ पर 5000 हेक्टेयर ज़मीन में हमने और मेडिकल के दवाइयों की कंपनियां खोली हैं और बड़े बड़े कारखाने खोलने की हम लोग काम कर रहे हैं। बिजनेस समिट में अमेठी को एक बहुत बड़ा हिस्सा दिया गया था। साहब कह रहे हैं कि अमेठी में कोई विकास काम नहीं हुआ है, कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, ये वजह है राहुल गांधी की हार जाने की। वायनाड से भी उधर सवाल उठ रहे थे कि वायनाड से भी मुश्किल है जीतना राहुल गांधी का। ये देश की जनता है और देश की जनता चुनाव हराती है, अच्छे अच्छे को चुनाव जिताती है
और अगर ये जो बात कर रहे हैं, लगातार अमेठी से गांधी परिवार जीतता चला आ रहा है। एक बार इंदिरा गांधी भी हार गई थी चुनाव, दोबारा फिर आप आई थी, राजीव गांधी भी हार गए थे। कोई ज़रूरी नहीं जो चुनाव हार जाए तो वो हो गया। दूसरी बात मेरे भाई ने अभी कही कि वो जो है कहीं राज्यसभा ढूंढेंगे, यानी कि इनके पास ये भविष्यवाणी भी है कि वो वायनाड से भी हारेंगे और वो अमेठी से भी हारेंगे। तो यही अहंकार तो बीजेपी को लेके डूबेगा, आप देखिएगा। और मैं इस बात का दावा करता हूं कि राहुल गांधी दोनों जगह से बम्पर वोटों से जीत के दिखाएंगे। अच्छा ठीक है, दोनों जगह से जीतेंगे। एक सवाल जोड़ देता हूं, अगर वायनाड से भी जीत गए, अमेठी से भी जीत गए, तो सीट कौन सी छोड़ेंगे वो? ये फिर उनका फैसला होगा, इस पर मैं कैसे बोल सकता हूँ, तो राहुल जी बताएंगे क्या करेंगे। फैसला की बात नहीं है, अगर वायनाड अगर दोनों जीत गए तो वायनाड छोड़ेंगे, इतना तो क्लियर है, अमेठी आएंगे। जी जी, खैर जनता से कोई सवाल ले ले, किसी से करना है? जी, क्या नाम हुआ मैम आपका? स्वाति मिश्रा। स्वाति जी करिए। हाँ जी, सवाल नहीं, बस मैं कुछ कहना चाहूँगी। जब भी हमारे पुराना चला आ रहा है, जब भी कुछ अच्छा होता है तो राक्षसों का वध हमेशा हो जाता है। वो इस बार भी होगा। बीजेपी है, थी और हमेशा रहेगी। राक्षस कौन है? आपको सब पता है और जनता को सब ना ना ना, मुझे कुछ नहीं पता। ये आप बड़ी बात बोल रही हैं। बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। मैं कहना सिर्फ इतना चाहती हूँ, आज से नहीं, मैं आज की बात नहीं करती हूँ कांग्रेस को लेके, मैं पुराने टाइम से बात करना चाहती हूँ कांग्रेस को लेके। मैं पुराने टाइम से एक बात करना चाहती हूँ। एक जानवर चाल को हमेशा लेकर चला गया है, ठीक है, और इंसानियत को दफनाया गया है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप पुराने टाइम से उठा के देख लीजिए, हमारे गांधी जी के टाइम से उठा के देख लीजिए, उनकी बकरी की रस्सी को आज तक समेट के रखा, भगत सिंह की रस्सी को जलाकर पता नहीं कहाँ फेंक दिया, और वही आगे तक होता आएगा, वही होगा। और आप ये आज भी देख रहे हैं कि वही होगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये राहुल गांधी जी जो हैं, ये आज कहते हैं महंगाई बढ़ गई है। मुझे ज़रा बताएं कि 2014 में 1100 का सिलेंडर क्यों हुआ था? तब सैलरी थी किसी की इतनी जो 1100 का सिलेंडर किया गया था? आज बताएं मुझे। आज सबको 800 रुपये का सिलेंडर हट रहा है। आज कहते हैं महंगाई है। सैलरी भी तो उस हिसाब से बढ़ी हुई है ना, सैलरी भी तो बढ़ी है उस हिसाब से। तब 5000 की सैलरी थी और 1100 का सिलेंडर कर रखा था। कैसे लेती जनता? तब सवाल उठाने नहीं आए थे क्या? आप क्या करती हैं? जी, मैं एक डांस टीचर हूँ। 2014 में बोल रहे हैं कि 1100 का खलता था। जी, हमारी बहन ने अभी कहा 1100 का सिलेंडर था, तो ज़रा मैं कह रहा हूँ कि अभी मोबाइल है तो देख लें कब 1100 का सिलेंडर। कांग्रेस पार्टी की सरकार में कभी 1100 का सिलेंडर नहीं रहा, कभी नहीं, कभी 1100 का सिलेंडर नहीं हुआ। लेकिन इन्हीं की सरकार में, अभी मैं बता रहा हूँ, जब सिलेंडर अभी कभी नहीं हुआ, और जब इन्हीं की सरकार में सिलेंडर जब वो हुआ था तो इन्हीं की नेता सिलेंडर लेके जो है वो नाचा करते थे, डांस करा करते थे कि महंगाई डायन मारे जाते, महंगाई डायन खाए जाते। आज का जो हाल है, आज महंगाई कहाँ चली गई? आज महंगाई डायन इन्हें नजर नहीं आ रही है। हाल ये है। ये सैलरी की बात कर रही, कह रही कि पहले सैलरी कम मिलती थी, बेरोजगारी ज़्यादा थी, अब बेरोजगारी कम है। देखिए, पहले नौकरी भी ज़्यादा मिलती थी, सैलरी वक्त के हिसाब से बढ़ती चली आती है, वो कोई ऐसी बात, लेकिन नौकरी लगातार जो मिलती थी तो यहाँ पे छात्र भी खुश थे। कभी ऐसा नहीं होता था कि पेपर लीक हो रहा है, आपने पेपर में इतना पैसा ले लिया, तमाम बच्चों ने मेहनत करी और एंड टाइम पे पेपर लीक हो गया, और फिर मेरे भाई कह रहे हैं नहीं 6 महीने बाद फिर करेंगे, 6 महीने फिर बच्चे मेहनत करेंगे। साहब, ये आरोप लग रहा, मैं आप लोग के पास आ जाऊंगा, उन्होंने साफ बोला है कि इंटरनेट पे आप चेक कर लीजिए, कभी भी कांग्रेस सरकार में 1100 रुपये में सिलेंडर नहीं था। सब्सिडी किस चीज़ की देते थे, पूछिए। सब्सिडी साहब देखिए, मैं सब्सिडी के बारे में पूछ लूँगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो सवाल किया कि 1100 रुपये में कभी सिलेंडर नहीं था। स्वाति जी ने बोला कि 1100 रुपये में सिलेंडर था, सैलरी कम थी, अब सैलरी ज़्यादा हुई तो सिलेंडर बढ़ जाना कोई दिक्कत की बात नहीं है। खैर, इन लोगों के सवालों से अलग मैं सवाल आपसे पूछता हूँ। आपको भी पता है कि 450 रुपये में सिलेंडर हुआ करता था, ठीक है, और अब 1100 रुपये में अगर 1000 के पार सिलेंडर है, पेट्रोल भी 100 के पार है, तो कुछ तो महंगाई बढ़ी है। अब कुछ एक सेकंड सर, कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें बोला गया, जैसे बोले कि सैलरी पहले कम हुआ करती थी, कुछ रिपोर्ट्स आई उन्हें नकारा गया कि कहा गया कि 45 साल की सबसे बड़ी बेरोज़गारी आई। ये तमाम सवाल तो हैं सामने, इन तमाम सवालों से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता है। और दाल, तेल, तमाम चीज़ें जो हैं वो तो महंगी तो हुई हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो पहले की आमदनी थी अब उससे ज़्यादा आमदनी हुई है, मगर महंगाई बढ़ी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, तेल गैस जो है वो भारत तय नहीं करता है, क्योंकि भारत में तेल और गैस नहीं होता है। भारत विश्व के अन्य तेल उत्पादक देशों से और गैस के देशों से खरीदते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल और गैस का रेट बढ़ा है
और उसी के हिसाब से हमको नीचे जनता को देना पड़ता है। साहब, वही तो सवाल होता है कि 2000 जी 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 वही दूसरा महंगाई भी यही था आपका जी। महंगाई इनको लग रही है, जनता खुश है। देखिए सबके चेहरे खिले हुए हैं, कोई मुरझाया हुआ नहीं है। और आमदनी है, जब आमदनी होती है तो महंगाई नहीं लगती है। महंगाई तब लगती है जब बेरोजगारी होती है। और आप देख लीजिए हमारे सरकार में यहाँ पर सबके चेहरे खिले हुए हैं और कोई बेरोजगारी की तो बात अगर आप करेंगे तो उत्तर प्रदेश में आपने कुछ दिनों पहले देखा था कि कितने लोग, कितने बच्चे रेलवे स्टेशन पे आपको दिखाई पड़ रहे होंगे जो पेपर लीक में भर्ती के लिए परीक्षा देने जा रहे थे। ठीक है, परीक्षा देने जा रहे थे, वो सारे बेरोजगार ही थे। अगर किसी के पास रोजगार होगा तो परीक्षा देने नहीं जाएगा साहब। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश विश्व का छठा देश है। आप इसको राज्य की दृष्टि से न देखें, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश विश्व का छठा देश माना जाता है। और यहाँ पर जब भी कोई किसी प्रकार की नियुक्ति निकाली जाएगी तो बड़ी संख्या होने की वजह से बड़े आवेदन आना स्वतः तय है। बड़े आवेदन आएंगे साहब। मतलब बेरोजगारी आपको भी लगता है कि नहीं? कि सपा में थे तब आपको लगता था बेरोजगारी है, अब लगता है नहीं, कोई बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी कोई नहीं है। ऐसा है, पहले आप जो सिलेंडर की बात करिए, सिलेंडर पहले आज जो हमारे उज्जवल योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने निकाली है, जो हमारी बहनें, हमारी माताएं जो धुएं में आंखें उनकी ख़राब होती थी, मृत्यु हो जाती थी, आज उन्हें फ्री में सिलेंडर। आंखें खराब होने से मृत्यु कैसे होती है? नहीं, आंखें खराब होती थी, उसके बाद मृत्यु हो जाती थी बहुत से लोगों की। आज गरीबों को फ्री में उज्जवल योजना सिलेंडर फ्री में मिल लिया है और कोई महंगाई नहीं। मैं कह रहा हूँ सरसों का तेल 120 रुपये में है, दालें अरहर मसूर की दाल देख लिया अब 90 रुपये में। कोई महंगाई मुझे लगता नहीं है। मैं आपसे बस ये चाहता हूँ कि जब मैं 2 साल के बाद आपसे फिर से सवाल करूं तो आप ये पीला ये जो है गमछाई टांगे हों और आप भाजपा में ही रहें। मैं आपसे हम भाजपा के अंदर हमेशा हमें रहना है और हम जो है धोखे के शिकार हुए थे, अब अंदर कभी नहीं होना है। धोखा इनको नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी ने इन्हें धोखा दिया था, इस वजह से वो बाहर। नमस्ते अच्छा। नमस्कार जी। कोई सवाल है आपका भाजपा से या कांग्रेस से या सपा से? आप लोग अगर इस तरफ आ जाएं, सामने सब लोग दिख जाएंगे। प्लीज़ थोड़ा सा पीछे आ जाइए आप लोग। कोई सवाल है? हमारा एक ये सवाल है ना, ये जितने भी लीडर है ना, जो भी लीडर चल रहे हैं ना, तो हमारी एक छोटी सी बिच्छू की कहानी है, छोटी सी। हाँ, बड़े मज़ेदार है। उससे बोला कि 10-15 बिच्छू जा रहे हैं, समझे? तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा सरदार कौन सा है? खाने के लिए आता है, भरने के लिए आता है। समझ मैं पाकिस्तान से मैं आया हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ। किसी ने कौन कर सकता, ना कारण से पूछा, ना दूसरी ने पूछा, ना तीसरी ने पूछा। यह चीज़ है कि आपने बल के ऊपर से बना और आपने बल से ऊपर खाया भी है। कितने साल के? मैं 90 का हूँ। 90 साल के और आप लोग से सवाल दाग रहे हैं। ठीक है, आप सवाल पूछे थे, आप पूछे। मैं सवाल नहीं, मैं ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि मुझे ये बताइए, अगर बीजेपी से इतनी ही दिक्कत है, राशन लेने क्यों जाते हैं फिर सब सपा वाले या कांग्रेस वाले? मैं तो खुल के बात करती हूँ, एकदम सीधी साफ। आप राशन लेना बंद कर दीजिए, उनसे दिक्कत है तो ठीक है। उनके सिलेंडर पे सब्सिडी मिल रही है, वो लेना बंद कर दीजिए। उनके दिए आवास मिल रहे हैं, वो उसमें रहना बंद कर दीजिए। उसके बाद मान जाएंगे कि आप भी सपोर्ट में नहीं है। अंदर से तो आप भी सपोर्ट में रहते हैं, खुला ना बोलें बात अलग है। भाई साहब, इनसे ये पूछिए, मनमोहन सरकार जब तेल कंपनियों की सब्सिडी नहीं दे पाती थी तब इन्होंने एक समझौता किया। 40 हज़ार करोड़ रुपए बाकी रह जाते थे तेल कंपनियों के, तब इन्होंने एक समझौता करा कि तेल कंपनी को ही छोड़ दिया जाए। अब तेल कंपनियां और गैस कंपनियां अपने मनमाने ढंग से रेट। हाँ बताइए। ये अभी रोजगारी और उसकी बात कर रहे हैं, पर भारत आज इनको वो नहीं खल रहा है जो कांग्रेस ने किया है। पूरे 70 सालों से देश को इन्होंने गर्ग में घुसेड़ा है और आज मोदी जी ने 10 ही साल में भारत को देख लीजिए, कोई भी विदेश में विश्व गुरु बना के। पर आज भारत में G20 सम्मेलन हो रहा है, विदेशों के लोग। हर देश में होता है G20 नहीं हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। इससे पहले कांग्रेस में हुआ, कांग्रेस सरकार में क्यों नहीं हुआ? और आज भी सारे देश के लोग भारत की तरफ मुंह करके देख रहे हैं मदद के लिए। तो ये भारत के लिए गौरव की बात है। इसीलिए ये छोटे मुद्दों में भटकाने का प्रयास कर रहे हैं जनता को, पर जनता बहुत समझदार है, आज गर्व से जी रही है। सिलेंडर लेने क्यों जाते हैं भाई, अगर इतना ही समस्या है भारतीय जनता पार्टी से? सीधा जनता पे सवाल है। देखिए सर, इस देश में अन्नदाता, इस देश की
अर्थव्यवस्था को ठीक रखता है। अन्नदाता इस देश के भंडारण भरता है। अन्नदाता ही इस देश में आज सड़कों पे बैठा है। रही बात, और वही अन्नदाता जो देश का जो भंडारण भरता है, जो ये राशन कार्ड होते हैं जो मिलते हैं, यही राशन कार्ड कांग्रेस के ज़माने में भी थे, जब मट्टी का तेल भी मिलता था, सब चीज़ मिलती थी, तब भी सब लोग लिया करते थे, आज भी सब लोग लिया करते हैं। ये तो देश की बात है ना, और देश में तो सभी लोग आते हैं, तो इसमें ये क्या बात हुई कि कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है। आपको क्या लगता है? सवाल है, एक मिनट सवाल सर जवाब दे दीजिए। मैं आपको बता दूं, पहले मेरा सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सांसद हैं, 5 साल में 5 काम बताएं जो सांसद जी ने किया हो, या भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। एकदम वो रैपिड फायर टाइप हो गया। लेकिन आप मैं अभी पूछ लूँगा, तुरंत पूछ लूँगा। 1 सेकंड साहब, 1 सेकंड आप ही बोल लीजिए। आइए 1 सेकंड साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक जो सवाल पूछा गया है कि अगर भाजपा से इतनी दिक्कत है तो फिर फ्री का राशन या फ्री का तेल या फ्री का आटा ये सब लेने क्यों जाते हैं, सब्सिडी क्यों लेते हैं सिलेंडर की? ये सीधा सा सवाल। अच्छा ये बताइए, क्या प्रधानमंत्री से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हैं या पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं? वो अगर पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो भी लोग यहाँ के नागरिक हैं, तो जो भी केंद्र सरकार की सुविधा होगी उनको लेनी चाहिए, उसमें क्या बुराई है? जब कांग्रेस हुकूमत में थी तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो केंद्र की स्कीम थी उसका फ़ायदा उठाने का काम नहीं किया? जो हुकूमत में होता है, जो ताकत में होता है, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। यार प्रधानमंत्री सबके हैं, और इनका एक जवाब दे दीजिए कि प्रधानमंत्री सबके हैं तो भाई सबको जो अधिकार है, अगर वोट दिया है तो चाहे कुछ फ्री मिले या फिर सब्सिडी मिले, वो तो लेंगे ही लेंगे। और दूसरा सवाल इन्होंने ये किया है कि कोई 5 काम गिना दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी ने किए हों या सांसद ने किए हों। ये समाजवादी पार्टी का ये आरोप नहीं है, सवाल। यार ये 5 काम तो हम नहीं गिना सकते, क्योंकि हमारे पास तो कामों की बड़ी लंबी फहरिस्त है। क्या क्या गिनाए इनसे पूछ लीजिए। किस देखिए साहब, आप कोई भी 5 काम गिना दीजिए। देखिए ये कोई बात नहीं कि उनसे पूछ लीजिए। अगर आप कोई 5 काम गिनाना चाहे तो गिना दीजिए, ताकि जनता में संदेश चला जाए। कुछ भी आप गिना दीजिए, आप राम मंदिर भी कह सकते हैं। नहीं, राम सांसद जी के 5 काम गिना दीजिए, वरुण गांधी जी के 5 काम गिना दीजिए, आपने जो उन्होंने किए। वरुण गांधी जी के अपने निजी 5 काम नहीं होते हैं, केंद्र सरकार को सांसद बनाते हैं जाकर। केंद्र सरकार जो काम करती है उसमें वरुण गांधी जी शामिल होते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो केंद्र सरकार होती है। इनको ये बताइए, वरुण गांधी कोई एक निजी व्यक्ति नहीं है। देखिए मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये कोई जवाब नहीं हुआ। आप जी चलिए काम जी बताइए। मैं काम बताने जा रहा हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से अभी आपको पीलीभीत में टूरिज्म के इस विषय पर हेलीकॉप्टर की सुविधा जल्दी से शुरू होने वाली है। अरे भैया, आज अखबार देखिए, उसमें हो चुकी है। चलिए, आपको ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा काम, दूसरा अभी मैं कह रहा हूं कि उनसे जवाब ले लेते हैं। आप लोग गिनते रहिए, 5 काम वो गिना रहे हैं, बाद में बोलेंगे। सांसद जी के देखिए, केंद्र सरकार की जो भी स्कीम है, ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने काम किए हैं, लेकिन मैं सांसद जी के 5 काम पूछना चाहता हूं कि सांसद जी ने 5 साल में तो कह रहे सांसद के काम केंद्र के काम होते हैं ना। बिल्कुल, इनको बताइए कि जब आप सपा में थे, आपकी सपा की सरकार थी, जो विधायक करते थे वो उत्तर प्रदेश सपा की सरकार के काम हुआ करते थे। और काम ऐसे करके गिन लीजिए। देखिए, आज पीलीभीत में जब तक कांग्रेस की सरकार रही तब तक यहाँ पर बड़ी रेल लाइन का काम नहीं हुआ। आज आप देश भर के किसी भी हिस्से में जाइए, बड़ी रेल का काम चालू है और लखनऊ की यात्रा जल्दी शुरू होने जा रही है। ललौरी खेड़ा पर आप देखिए, बहुत बड़ा एक बाईपास बनाया, वो केंद्र सरकार ने NH की तरफ से बनाया है। और आप एक चीज़ और नोट कर लीजिए, यहाँ पर पीलीभीत में क्या कहते हैं, भिंड लिपुलेख मार्ग से ये पूरा रोड का चौड़ीकरण होने जा रहा है। और ये जो पीलीभीत से अपना मैदना ओवरब्रिज क्लियर हो चुका है। आपको पीलीभीत को के जाम से बिल्कुल मुक्ति मिलेगी। मैं वही गिना रहा हूँ जो केंद्र सरकार के काम में 4 हो चुके हैं। ठीक है। ये कुछ काम है। एक आखिरी मुद्दा ले लेते हैं। हम बात थोड़ी सी 2-4 मिनट बात कर लेंगे CAA पर। और जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है वो अभी लागू किया गया। जो भारतीय जनता पार्टी है, ये एक्ट के बारे में बता देता हूं कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, यहाँ जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो
भारत में आएंगे उन्हें नागरिकता दी जाएगी। हालांकि जो बहुसंख्यक हैं यानी मुसलमान हैं वो अगर भारत में आएंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी, चूंकि वो बहुसंख्यक है। और अल्पसंख्यक को इसलिए कहा जाता है कि वो सताए हुए हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी। अब विपक्ष का आरोप ये है, यानी कि कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, इनका आरोप ये है कि ये मुसलमानों के साथ जाती है। और मुसलमानों की तरफ से भी कई जगह पर मैंने मुसलमानों से बात की, आम लोगों से बात की, जो विपक्ष के लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी CAA के जरिए तुष्टीकरण कर रही है। आपसे ही सर इसको लेकर के जवाब लूँगा कि CAA दरअसल ये तुष्टीकरण का एक अहम जरिया है कि मुसलमानों को एक तरफ कर दिया जाए और हिंदुओं का वोट एक मुश्त अपनी तरफ आ जाए। क्या कुछ ये तरीका हुआ आपका CAA लागू करने के पीछे मकसद? और या फिर जो भ्रम फैले हुए हैं इस देश में कि मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी, या जो देश का मुसलमान है उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, उससे कहा जाएगा कि आप अपने कागज़ दिखाइए, अपने आधार कार्ड दिखाइए, अपने आप जो पुरखों की कागजात हैं उसे दिखाइए। क्या ऐसा होगा? आप जो भ्रम है उसे क्लियर कर दीजिए साहब। देखिए, CAA का मतलब ये है जो भारत के नागरिक हैं उनसे इसका कोई मतलब नहीं है। जो भारत के पड़ोसी राज्यों के अल्पसंख्यक हैं, गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, उनको भारत में नागरिकता देने का सिर्फ काम किया जाएगा और किसी की नागरिकता छीनने का इसका कोई मतलब नहीं है। एकदम क्लियर है साहब कि नागरिकता छीनने का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर विपक्ष क्यों आरोप लगा रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई है लोकसभा चुनाव से पहले? देखिए, चुनाव आने वाला है, CAA एक सिर्फ चुनावी मुद्दा है। समाजवादी पार्टी CAA का विरोध करती है, क्योंकि अगर अरे अजीब बात कर रहे हैं यार, आप व्यवस्था खराब कर रहे हैं यार, ये तो व्यवस्था खराब करने वाली बात हुई ना। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं और व्यवस्था खराब कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी CAA का विरोध करती है, ये एक सिर्फ चुनावी मुद्दा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। नहीं, विरोध करती है, लेकिन क्यों करती है? विरोध का करने का कारण ये बताइए। जब आपने कोई कानून बनाया तो उस कानून में आपने अल्पसंख्यकों को या मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया? जब आपने कोई बनाया, और मैं आपको बता रहा हूँ CAA कुछ नहीं लाएंगे ये लोग, सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है, चुनाव के साथ ख़त्म हो जाएगा। CAA को लेकर के विपक्ष विरोध कर रहा है, और दूसरी तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं, वो तो रोज़गार पे और तमाम तरह के आरोप लगाने लग गए। ये एक जवाब मैं भारतीय जनता पार्टी की नेता से ले लूँगा कि अरविंद केजरीवाल तो उनकी तरफ से बैटिंग करने लग गए हैं। आपको क्या लगता है कि CAA का आप लोग विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं आखिर? क्या आपको लग रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति, मुसलमानों को एक तरफ और हिंदुओं को एक तरफ करके वोट बटोरने की ये चीज़ है? बिल्कुल यही दिखाना चाहते, वरना अभी चुनाव सर पे है और अब इस वक्त लाने के तो ये तो पिछले 2 साल से चल रहा था, अभी क्यों लेके आए? दूसरी बात ये है कि अगर कोई बिल बनता है वो सबके लिए बनता है। आप किसी एक उसको अलग करके और बिल को कह रहे हो कि साहब ये लोग छोड़ के बाकी हैं, तो ये जो बात आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप खुद ये राजनीति कर रहे हो, हम थोड़ी कर रहे हैं। तो आप इस तरीके की जो बात कर रहे हो तो आप जाहिर सी बात है चुनाव का फ़ायदा लेना चाहते हो। आप आखिर में ये बड़े मुद्दे इस हिंदुस्तान में और भी हैं। बेरोज़गारी, लोगों की पढ़ाई, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत ख़राब हैं। आप यहाँ पीलीभीत से पूरनपुर जाइए, जो हमारी राज्य सरकार कर रही थी गड्ढा मुक्त रोड, उनको बनाने का काम करेगा। आप जाकर के देखिए क्या हालत हो जाएगी आपकी, चलना फिरना दुश्वार है। इन्होंने अभी भाई ने मेरे बताया था कि बड़ी रेल लाइन जो है, तो बड़ी रेल लाइन आज भी, अभी ये नेट पे सर्च कर लें, यहाँ पे जब चुनाव हुआ था पूरनपुर में, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, पूरनपुर में मनमोहन सिंह जी की सभा हुई थी। उस सभा में मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि ये बड़ी रेल लाइन जो है, लालू जी उस वक्त रेल मंत्री हुआ करते थे, बड़ी रेल लाइन जो कि यहाँ से ये कैंसिल कर दी थी, लेकिन क्योंकि ये रेल लाइन अभी सोनिया जी ने कहा, और सोनिया जी ने जब मुझसे कहा तो सोनिया जी के कहने पे ये बड़ी रेल लाइन का तोहफा मैं यहाँ दे के जा रहा हूँ यहाँ की जनता को, ये उस वक्त ये काम पास किया जो आज हुआ है। ये काम कांग्रेस के वक्त में हुआ था, इनका आरोप है। और आपसे बुलवा लूंगा CAA पर, बस एक मिनट आप ही बोलिए। मनमोहन जी चुनाव में आए थे और वो आखिरी बार आए, उसके बाद वो प्रधानमंत्री नहीं रहे थे। अब बचा क्या कहने को? 2 बार प्रधानमंत्री। जब ये आखिरी बार की बात कर रहे हैं, यहाँ भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन जी केवल एक बार आए हैं, मनमोहन जी, और चुनाव में आए थे और चुनाव के बाद उनकी सरकार चली गई थी जब वो तोहफा दे के। साहब उनका ये कहना है कि जिस आप विकास कार्य को आप गिना रहे हैं वो दरअसल किया तो कांग्रेस के वक्त में किया था, और ऐसे ही और भी। जी, बोलने की हद होती है, झूठ बोलने की हद होती है भाई। ये
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम शुरू हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सांसद जो केंद्र में मंत्री थी मेनका गांधी जी के कर कमलों से हुआ है। बस आपके पास आ जाएंगे सीए पर आपसे एक सवाल कि जो सीए को लेकर के बातचीत चल रही है, विपक्ष कह रहा है तुष्टीकरण की राजनीति है दरअसल ये, आपको भी लगता है कुछ ऐसा? ना, ऐसा कुछ नहीं है। सीए जो है एक नागरिकता देने वाला कानून है और इसमें कोई नागरिकता किसी से छीनी नहीं जाती है, बल्कि जो अल्पसंख्यक और पिछड़े लोग हैं तो उन्हें नागरिकता देने का कानून है। कागज़ तो नहीं दिखाने पड़ेंगे? देख, कागज़ तो मुझे लगता है नहीं दिखाना पड़ेगा, मगर ये लोग जो है कि नहीं दिखाने पड़ेंगे? नहीं, कागज़ नहीं दिखाना पड़ेगा, मगर ये है कि ये लोग सिर्फ एक मुसलमानों को डरा के और उनका वोट लेना चाहते हैं। सीए का कानून और एनआरसी दिखा के, सिर्फ एनआरसी और सीए करके सिर्फ उन्हें डरा के धमका के उनका वोट लेना चाहते हैं। मगर सारा मुसलमान जाग चुका है और अल्पसंख्यक पूरा समाज जाग चुका है। अब इनका उत्तर प्रदेश से सफाया होने वाला, 80 की 80 सीटें हमारे प्रधानमंत्री यूपी से जीतने वाले, इनका खाता भी नहीं खुलने वाला है। जी आप पूछ लीजिए। जी मेरा एक सवाल है, मैं भाई साहब एक बात ही जानना चाहता हूँ, क्या हमारे संविधान एक आपने उनसे एक सवाल पूछा था सीए का फुल फॉर्म ना, अब आप वहीं से शुरुआत करें। मैं वही बता रहा हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे संविधान में जब ये लिखा था, गांधी जी का सपना था कि सीए को लागू किया जाए, और अगर हम मतलब सीए को लागू करते हैं और नेहरू जी का और गांधी जी का और अंबेडकर जी का अगर सपने को हम साकार पूरा करते हैं तो इस पर विपक्ष क्या एतराज हो रहा है? कांग्रेस जो है वो नेहरू जी का सपना पूरा कर रही है। एक सेकंड, बीजेपी नेहरू जी का सपना पूरा कर रही है। गांधी जी का सपना। जी ठीक है, जी ठीक है, ये आपसे सवाल आ जाएगा, लेकिन अब आप पे बात खत्म कर देंगे। लेकिन आपने पूछा था साहब सीए का फुल फॉर्म बता दीजिए। इनसे जो सीए कर रहे हैं ना, मुझे तो सब कुछ मालूम है, जो एक बार मुझे बता तो दे। अरे वो पहले सीए तो पढ़ ले, कानून तो ठीक है। जी ये कह रहे थे नागरिकता छिन जाएगी मुसलमानों की। जब हमारे आराध्य देव ने अपने कागज दिखाए तब उन्हें प्रमाण मिला रहने का, मंदिर बनाने का। किसने दिखाया? भगवान प्रभु श्री राम ने प्रमाण दिए तब। प्रभु श्री राम हमेशा से इस देश में, आप कहाँ उनको भेजे दे रहे हैं? वो मान कहाँ रहे थे? वो तो कह रहे थे पैदा ही नहीं, काल्पनिक है। उन्हें प्रमाण देने पड़े थे तब जाके उनको भव्य मंदिर बना है। इनसे पूछिए, कागज नहीं दिखाएंगे क्या? सीए से सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो पाकिस्तान में हमारी बहन बेटियों के संग में अल्पसंख्यक के रूप में, क्यों? जब देश आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तब वहाँ 15% हिंदू थे। आज घट के क्या 0 पॉइंट रह गए हैं? तो हिंदुओं के संग में जो शोषण होता था उससे बहुत उनको फायदा हो। जी बहुत बढ़िया। में शोषण हो रहा है, उससे वो हमारे हिंदू भाई बहनों को जो है यहाँ पर ला करके शोषण से बचाया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि जो महात्मा गांधी का सपना था सीए वाला, जो नेहरू का सपना था सीए वाला, वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है। तो कांग्रेस को क्या दर्द हो रहा है? नहीं, हमें तो इस पर क्या अगर कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ इतनी बात हो रही है, आप अगर कोई काम कर रहे हो तो वो सबके लिए करो ना, किसी एक को छोड़ के क्यों कर रहे हो? दूसरी बात, सबके लिए करो, सब पे करो। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं, तो बाकी इनका काम है, इनका तो यही काम है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान और फलाना, हमें सिर्फ दिखता है अपना हिंदुस्तान। हम अपने देश की बात करते हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं। एक सवाल आपसे आखिरी, कि सीए को लेकर के अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अगर बाहर से कोई आता है, वो हिंदू हो मुसलमान हो, उनका किसी धर्म को लेकर के बात उन्होंने नहीं कही है। उन्होंने एक बढ़िया तरीके से अपनी बात रखी है कि अगर बाहर से कोई भी आता है, किसी धर्म का, पारसी, हिंदू, सिख, ईसाई कोई भी आता है, तो हमारे देश में क्या होगा कि यहाँ के लोगों को तो रोज़गार मिल नहीं पा रहा है, उनको कहाँ से रोज़गार देंगे। उन्होंने 2-3 शब्दों का और इस्तेमाल किया है कि जब लोग बाहर से आएंगे तो यहाँ पर क्राइम बढ़ेंगे, बलात्कार बढ़ेंगे, चोरी चकारी बढ़ेगी। इस तरह की बातें जो है अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल को क्या माने कि आपकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं या फिर वो आपको दूसरी तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि जो धर्म वाला मामला है उसको लेकर के भी उन पर आरोप ना लगे और आपको घेर भी लिया जाए? अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले का पैसा जो उनके सर पे बोल रहा है, उससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। देखिए, है क्या, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भैया संभाल दो से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सारे देश भारत का हिस्सा थे। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब रहते थे, लेकिन ये इस्लामिक देश बन गए। इस्लामिक देश बनने के बाद वहाँ पर जो गैर इस्लामिक लोग थे वो वहाँ अल्पसंख्यक हो गए। अब भारत के अंदर
किसी भी तरीके का कोई धर्म का राष्ट्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। जो पड़ोसी देशों में हमारे गैर मुस्लिम लोग हैं उनको हम भारत में नागरिकता देकर उनको वास्तविक हक देना चाहते हैं, जो 1947 के बंटवारे में उनको नहीं मिल पाए थे, जो उस तरफ रह गए थे। 23% अल्पसंख्यक रह गए थे वहाँ पर पाकिस्तान में, जो कि अब 2.5% रह गए हैं पाकिस्तान में। इससे पहले वो भी कहीं कन्वर्जन ना कर दिए जाएं, इसीलिए भारत में लाकर उनको शरण दी जा रही है। शुक्रिया। सवाल कोई नहीं, अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है, नहीं सवाल नहीं होगा कोई। हाँ, हमारे रामायण में लिखा हुआ है कि जिसे विधाता दारुण दुख देई उसकी मत पहले हर लेई। और दूसरी चीज़ कहा गया है कि जो क्या गया, भूल गया मैं, किसी और से पूछ ली सवाल। आज एक बहुत बढ़िया चीज़ कंफर्म करता हूँ, ये जो आपने बोला अभी अवधी भाषा में था, और अवधी भाषा रामचरितमानस की, रामायण की नहीं है, ठीक है। हाँ, रामायण संस्कृत में लिखी हुई है। तो फिलहाल ये हम पीलीभीत में हैं और यहाँ पर हमारे साथ तमाम पार्टियों के नेता खड़े हुए, इन्होंने खुल करके जवाब दिया, चाहे सीएए की बात हो और चाहे राम मंदिर की बात हो, यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या होंगे उसकी बात हो। वरुण गांधी को लेकर के भी बात हुई कि वो कैसे चुनाव लड़ेंगे कैसे नहीं लड़ेंगे। यहाँ की जो जनता थी उन्होंने भी तमाम तरह से सवाल पूछे, कांग्रेस से सवाल किए गए, सपा से भी सवाल किए गए, बहुत सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी से भी किए गए। और तमाम सवालों के जवाब, कुछ सवालों के जवाब ऐसे आए कि हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया कि हर नेता क्या कहना चाहता है, लेकिन कुछ सवालों के जवाब ऐसे रहे जो थोड़ा सा गोलमोल जैसे राजनीतिक पार्टियां और नेता करते हैं उसी तरह से सामने आए, यानी कि स्पष्ट नहीं हो पाए। खैर, अब चुनाव में ये कैसे उतरेंगे, जनता के बीच में क्या मुद्दे लेकर के जाएंगे, ये अहम होगा। लेकिन हमारी जो उम्मीद ये है वो इतनी है कि जब चुनाव में ये लोग उतरें तो जनता के लिए बेहतर काम करें और जनता के विकास के लिए बेहतर काम करें, ताकि जो सवाल हैं लोगों के मन में वो कम हो सकें और विकास की बातें ज़्यादा आ सकें। फिलहाल पीलीभीत से रविशंकर के साथ द न्यूज़ 15।